So good morning everybody. From last lecture we are discussing about fluid, है ना। फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है फ्रॉम लास्ट लेक्चर, और उसमें से कल की जो कंसेप्ट है हमारी, उसमें हमने विस्कोसिटी रिलेटेड डिस्कशन किया था। ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग एंड सिंपल कंसेप्ट थी, जिसके ऊपर कल वर्कशीट भी आपने सॉल्व की है, लेकिन उसकी टेस्ट पेंडिंग है। सो टुडे वी विल कंडक्ट डाउट सेशन एंड देन टेस्ट विल बी देयर बेस्ड ऑन विस्कोसिटी। सो आज जो है सेम टॉपिक की नेक्स्ट कंसेप्ट का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे, जो एकदम सिंपल है लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यानी इस टॉपिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ के जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी सेम कंसेप्ट को अपन बहुत बार अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, अब ये फ्लूइड मतलब क्या होता है, इसका डिस्कशन हम 3 लेक्चर से कर रहे हैं। ठीक है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ऐसा सब्सटेंस जिसको हमने अगर फ्लो होने के लिए अलाउ किया तो वो फ्लो होता है। जैसे सॉलिड की केस में जैसा है जहां पे रखा वहीं पे रहता है, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन बात अगर लिक्विड की करेंगे, लिक्विड के साथ साथ अगर बात गैसेस की करेंगे, तो लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस हैज ए टेंडेंसी टू फ्लो। तो जो फ्लो होते हैं उनको बोला जाता है फ्लूइड। तो ये फ्लूइड रिलेटेड जो भी आज डिस्कशन होगा उसमें मैक्सिमम टाइम्स हमें ये कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है, जो आपको पहले से मालूम है। किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है, इट इज गिवन बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डेंसिटी का नोटेशन रो रहेगा, तो मास बनेगा m, वॉल्यूम बनेगी v। तो इस डेंसिटी का SI यूनिट होता है kg पर मीटर का क्यूब। एंड अगर इसका SI यूनिट चाहिए तो kg दिया है, मतलब m1 मीटर का क्यूब है, तो ऊपर आके बनेगा L-3। ठीक है, ये होती है डेंसिटी। ये आपको 7th 8th स्टैंडर्ड से मालूम है। बहुत सारे टॉपिक में हम मास को रिप्लेस करने के लिए या फिर रेडियस है, लेंथ है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए सेम कंसेप्ट का यूज करते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमें और एक कंसेप्ट पढ़नी पड़ती है, जो कभी कभी आपको क्वेश्चन में देने के बाद कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका नोटेशन अकॉर्डिंग टू मतलब कंडीशन चेंज हो सकता है। फॉर द गिवन मोमेंट मैं उसको सिग्मा यूज कर रहा हूं। ठीक है, आगे सेम टॉपिक के में हम सिग्मा का यूज जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए भी करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेस। सो यहाँ पे जो है हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें दो ही कांसेप्ट देखिए, एक डेंसिटी एंड दूसरी रिलेटिव डेंसिटी। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू, व्हाट विल बी द SI यूनिट फॉर रिलेटिव डेंसिटी, जिसका फार्मूला मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका SI यूनिट क्या होगा वो मुझे आंसर चाहिए। चलो कौन फास्ट, व्हाट विल बी द SI यूनिट? SI unit for relative density. चलो, नो वन इज आंसरिंग। क्या होगा SI यूनिट? नो, केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे ही लगता है हमें, लेकिन वैसा नहीं है। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था,
डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या लिखा था? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, मतलब इसको कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इट्स ए यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब वो प्योर नंबर होगा, ना यूनिट होगा ना डायमेंशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी पढ़ने के बाद टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, दैट इज प्रेशर। अभी प्रेशर मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय प्रेशर? सबको मालूम है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रेशर। अब ये प्रेशर जो है बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय P एंड फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया यानी F बाय A। तो इसका SI यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो SI यूनिट फॉर प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कंसीडर करते हैं एज ए पास्कल। जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पास्कल होता है। एंड ये पास्कल के लिए हमें डायमेंशंस मिलेंगे L-1 M1 T-2, ठीक है। तो ये इन जनरल फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम जहां पे भी रिक्वायर्ड है प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रेशर मतलब क्या है? दिख रही ना स्क्रीन? ठीक है, आप दिख रही है स्क्रीन? नाउ यू आर गेटिंग स्क्रीन? अब नाउ है क्लियर? हो सर। ओके, चलो तो अभी स्क्रीन दिख रही है, आवाज भी आ रही है, कोई इश्यू नहीं, डन। तो यहाँ पे ये प्रेशर हो गया है ना, आज डे कौन सा है? ठीक है, तो ये प्रेशर हो गया, ये इन जनरल फॉर्मूला है। लेकिन आज जो है हम जो प्रेशर डिस्कस करेंगे, जिस प्रेशर की अपन बात करेंगे, वो प्रेशर थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हमें सेम प्रेशर देखना है ड्यू टू लिक्विड कॉलम। मतलब फ्लूइड या फिर लिक्विड की वजह से क्या प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो हमें इस टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो लिक्विड कॉलम होगा मतलब क्या होगा कि सपोज कोई भी एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट रखा है सिलिंड्रिकल, और ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखने के बाद जैसे यहां तक हमने क्या किया है, लिक्विड को फिल करके रखा है। तो बेसिकली ये लिक्विड के अंदर अगर बॉडी को लेके जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सपोज आपको हाइट दी है h, तो h इतनी हाइट पे लेके जाने के बाद ये लिक्विड इस बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये बात हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है, डिस्कस करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बेसिक कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे टॉप मोस्ट कंडीशन पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ A, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेता हूँ B। अब कंडीशन क्या होगी, देखो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो A के ऊपर यहाँ पे F1 इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड ये लिक्विड का फ्लूइड का जो भी प्रेशर होगा उसको अपवर्ड डायरेक्शन में F2 इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा। एट द सेम टाइम इस बॉडी का जो वेट होगा दैट विल आल्सो एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब लिक्विड में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ देंगे तो उसके ऊपर इस तरह के फोर्सेस एक्ट होंगे। एक ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे दबाएगा, लिक्विड का खुद का प्रेशर अपवर्ड उसको एक्सर्ट करेगा प्रेशर, एंड उस बॉडी का जो खुद का वेट है इट विल आल्सो एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से क्या होगा, ये फोर्सेस तो एक्ट होने लग गए। अब ये फोर्सेस एक्ट होने से यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि वेट, बॉडी का जो वेट होगा दैट विल बी W इज इक्वल्स टू m इनटू g। बट हम मास को रिप्लेस करेंगे बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी एरिया इनटू ये हाइट, मतलब h लिया है मैंने, a इनटू h। तो इस तरह से W के लिए फॉर्मूला बनेगा रो इनटू a इनटू h इनटू g। ये वेट एक्ट होगा बॉडी का,
which is in vertically downward direction. At the same time बॉडी के ऊपर ये F1 वाला फोर्स एक्ट होगा. अब फोर्स का फॉर्मूला, अगर प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स क्या बनेगा, प्रेशर इनटू एरिया. तो यहाँ पे जो प्रेशर है अगर मैं उसको P1 बोल रहा हूँ तो ये F1 बनेगा P1 इनटू A. उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जो दूसरा फोर्स है इसको मैं F2 बोल रहा हूँ तो F2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, अगर यहाँ का प्रेशर P2 है तो ये बनेगा P2 इनटू A. तो इस तरह के फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले हैं. ठीक है, अब बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, मतलब बॉडी रेस्ट में. ये कब पॉसिबल है, जितने वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं उतने फोर्सेस अगर वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होने लगे, इसका मतलब बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम. उसका मतलब क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. एंड अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे ये W प्लस F1 जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहे थे that will be become equal to F2. W plus F1 ये बनेंगे equals to F2. अब अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा वेट की तो ये बनेगा रो इंटू A इंटू H इंटू G इज इक्वल्स टू प्लस F1 मतलब कौन है P1A, F2 मतलब कौन है P2 इंटू A. ठीक है, इनके अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, रो इंटू A इंटू H इंटू G प्लस P1 इंटू A इज इक्वल्स टू P2 इंटू A. फिर से स्क्रीन के बाहर जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो बेसिकली ये बनेगा रो A H G प्लस P1A इज इक्वल्स टू P2 इंटू A. तो थ्रू आउट अगर मैं A कॉमन लूंगा तो A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. इस प्लस P1 को उधर अगर भेज दूंगा तो ये P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, H इंटू रो इंटू G बनेगा. एंड ये P2 माइनस P1 मतलब क्या है, ये लिक्विड के कॉलम का प्रेशर, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड हमें मिलता है P इज इक्वल्स टू H इंटू रो इंटू G. यहाँ पे H मतलब हाइट, मतलब एक्चुअली में हम डेप्थ लेंगे कि सरफेस लिक्विड कॉलम जो है उसके सरफेस से नीचे जाएंगे तो वो डेप्थ होगी जिसको अपन यहाँ पे H बोल रहे हैं. रो का मतलब डेंसिटी लिक्विड की एंड G का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल रहा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू H रो G, प्रेशर इज इक्वल्स टू H इंटू रो इंटू G, P इज इक्वल्स टू H इंटू रो इंटू G. चलो कॉमन फर्स्ट है क्लियर. ठीक है, एक काम करो माइक अनम्यूट करके बोलो. ठीक है, क्लियर है सबको. यस सर. हो सर. गुड. तो ये बन गया आपका प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. अब क्या होता है देखो कि बेसिकली ये प्रेशर हमें मिल गया, लेकिन हर बार क्या होता है कि ये जो P0 है, P0 मतलब कौन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कंसीडर करते हैं एज ए 1 atm. atm मतलब एटमॉस्फेयर, ये भी प्रेशर का यूनिट है. तो ये 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल. ये कन्वर्जन हमें करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, तो इसको रिमेंबर करो. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है, 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल. हम उसको एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम डायरेक्टली 10 to the power 5 पास्कल कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर बार होता ही है. तो बेसिकली क्या होता है कि जो नेट प्रेशर या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर हम जो मेजर करेंगे वो क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है P0 प्लस H इंटू रो इंटू G. मतलब ये कौन सा है, लिक्विड कॉलम का प्रेशर है, लेकिन लिक्विड कॉलम के प्रेशर के साथ साथ हर बार क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट ही रहेगा. मतलब जो नेट प्रेशर, जो एब्सोल्यूट प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, P0 प्लस H इंटू रो इंटू G. यानी कि एक्चुअल जो मेजरमेंट होती है प्रेशर की वो होती है P इक्वल्स टू P0 प्लस H इंटू रो इंटू G. तो यहाँ पे जो P माइनस P0 अगर मैं करूंगा, जिसको बोला जाएगा एज ए गेज प्रेशर, मतलब जितने भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है वो जो मेजर करते हैं तो वो बनेगा H इंटू रो इंटू G. ठीक है, नया कुछ भी नहीं है, जो फॉर्मूला डिराइव किया था उससे रिलेटेड बातें चल रही है. ठीक है, तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर. अब ये प्रेशर मेजर करने के लिए वेरियस डिवाइसेस हमारे पास होते हैं, है ना. मैनोमीटर होता है, ठीक है, बैरोमीटर होता है. तो ये सारे जो यूज करेंगे वो यही फॉर्मूला, यही मेथड एंड यही इक्वेशन वहां पे अप्लाई होगा
जैसे कि हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, मर्क्यूरी मैनोमीटर होता है, मर्क्यूरी की लेवल जो बढ़ती है मतलब हम उसकी एच कैलकुलेट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ एचडी है ना, एचजी की हाइट अगर 760 मिलीमीटर इतनी बढ़ गई तो हम कंसीडर करते हैं कि वहां पे कितना प्रेशर रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, दैट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, ठीक है, एकदम सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत होते हैं। पास्कल्स लॉ एकदम सिंपल स्टेटमेंट है इसका, कि क्या बोलता है ये पास्कल्स लॉ, कि प्रेशर ट्रांसमिट्स undiminished, pressure transmits undiminished to the every part of fluid in a closed container. in a closed container. ठीक है, देखो इस इक्वेशन सॉरी स्टेटमेंट की मीनिंग समझ में आती है क्या? बोलो एक बार, ठीक से पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ो और बोलो है क्लियर, समझ में आ रहा है क्या कुछ? कि प्रेशर जो होगा वो ट्रांसमिट होगा अनडिमिनिश्ड। उसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर ट्रांसफर होने वाला है वो अनडिमिनिश्ड रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ऑकर होने वाला नहीं है। प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड। कहां पे प्रेशर ट्रांसमिट्स undiminished to the every part of the fluid in a closed container। इसका मतलब क्या है, देखो समझाने के लिए एक छोटी सी डायग्राम मैं बना देता हूं कि ऐसे इस तरह का कोई भी एक क्लोज कंटेनर दिया है। इस क्लोज कंटेनर में हमने क्या किया है, कोई भी फ्लूइड, फिर वो एयर होगा, लिक्विड होगा, हाई विस्कस लिक्विड होगा, उसको हमने फिल किया है एंड यहाँ पे प्रेशर चेंज करने के लिए हम इसे एक बॉल की शेप में स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं। यानी कि ये स्पॉन्ज को अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सिस्टम हमने यूज किया है एंड हर एक एंड में होने वाला जो प्रेशर चेंज है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रेशर गेजेस कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रेशर गेज हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं एंड ये प्रेशर गेज का काम क्या होगा कि हर एक पार्ट में जो भी प्रेशर में होने वाला चेंज है ये वो मेजर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रेशर गेजेस हमने प्लेस करने के बाद जैसे हम यहाँ पे इस बॉल को प्रेस करेंगे उसके बाद में जितना प्रेशर में चेंज इस गेज में ऑकर होगा उतना ही चेंज इस गेज में ऑकर होगा, सेम चेंज यहाँ पे भी ऑकर होगा, सेम चेंज यहाँ पे भी ऑकर होगा, सेम चेंज यहाँ पे, सेम चेंज यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम जो प्रेशर यहाँ पे चेंज कर रहे थे वो इस कॉर्नर में भी सेम चेंज हो रहा है, इस कॉर्नर में भी चेंज हो रहा है। मतलब ये क्लोज कंटेनर के किसी भी पार्ट में जाएंगे तो वहां पे जो भी प्रेशर है वो ट्रांसमिट हुआ है, कैसे, अनडिमिनिश्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। जितना था उतना वो अप्लाई हो रहा है और उतना ही क्या हो रहा है, हर एक पार्ट में वो ट्रांसमिट हो रहा है। कंडीशन ये है कि कंटेनर मस्ट बी क्लोज। अगर कंटेनर जिसमें फ्लूइड हमने फिल किया है वो क्लोज है तभी ये पार्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया फिर पास्कल्स लॉ? यस सर। ओके, मनमत को समझ में आ गया, मतलब बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये बना पास्कल्स लॉ। अब इसका एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, जिसका सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट होता है कहां पे, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हाइड्रोलिक लिफ्ट में। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब कहां पे, एक कॉमन एग्जांपल जो आप सब लोगों ने देखा होगा, जो फोर व्हीलर होती है, कार होती है, उसके जो वॉशिंग सेंटर होते हैं, तो वॉशिंग सेंटर पे अगर कार लेके गए तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर उन्होंने एक ट्रे बनाया है, उस ट्रे के ऊपर कार को लेके जाना है हमें, और वहां पे लेके जाने के बाद क्या होता है, जो ऑपरेटर है एक स्विच ऑन करता है, स्विच ऑन करने से इतनी बड़ी इतनी हेवी कार ऑटोमेटिक अपलिफ्ट होती है, ऊपर जाती है। ये कैसे हो गया, ये हो गया बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। कैसे, अब देखो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम क्या करते हैं, एक सिंपल अरेंजमेंट रखते हैं। ठीक है, इस तरह का एक कंटेनर होता है जिसमें हमने एकदम हाई विस्कस फ्लूइड है ना, मर्क्यूरी की तरह, हनी की तरह, ग्लिसरीन की तरह एकदम ऑयल जिसकी विस्कोसिटी एक्सट्रीमली हाई उसको फिल करके रखा है। एंड यहाँ पे जो कंडीशन है कि मतलब यहाँ पे ट्रे बनाया जाता है जहाँ पे अपन ये कार को खड़े करेंगे। ठीक है, ये कार है ऐसे एज्यूम करो, हाँ ये कार हमने यहाँ पे प्लेस की है।
और फिर दूसरे साइड में इस तरह का हम कंटेनर प्लेस कर देते हैं और ये क्लोज होता है और यहाँ पे पूरा जो पार्ट है इट इज फिल्ड विद फ्लूइड। इस पूरे पार्ट में हम क्या करते हैं, फ्लूइड को फिल करते हैं। तो होता क्या है, देखो हमें कार को लिफ्ट करना है, हम उसको उठा के ऐसे ऊपर नहीं खींच सकते, फिर कोई भी आ गया इतना भी मतलब खली भी होगा तो वो उसके कार को उठा के ऐसे हवा में नहीं रख सकता। लेकिन अगर हम फिजिक्स अप्लाई करेंगे, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, अगर हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1, यहाँ पे एरिया होगा A1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया बनेगा A2 और यहाँ पे हमें फोर्स मिलेगा F2। इस तरह की कंडीशन डायग्राम में जो दिख रही है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज की जाती है। अब देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे पास्कल्स लॉ है, उसने क्या बोला है, प्रेशर ट्रांसमिट्स अनडिमिनिश्ड टू द एवरी पार्ट ऑफ फ्लूइड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे जो है P1, अभी P1 इज इक्वल्स टू कौन बना, F1 अपॉन A1, ये कौन हो गया, अप्लाइड प्रेशर AP, अप्लाइड प्रेशर। और ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम इस कॉर्नर में देखेंगे, इस कॉर्नर में देखेंगे, इस कॉर्नर में देखेंगे या फिर यहाँ पे देखेंगे, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है जिसको अपन P2 बोलेंगे। तो P2 बनेगा F2 अपॉन A2, तो ये बनेगा अप्लाइड और ट्रांसमिटेड प्रेशर TP। लेकिन पास्कल ने अभी यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया था कि क्लोज्ड कंटेनर में हर बार जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होता है, उसके वैल्यू में कोई भी चेंज किए बिना वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 मस्ट बी इक्वल टू P2, अप्लाइड प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है हर एक कॉर्नर में वो रहेगा। यानी ये बनेगा F1 अपॉन F2 F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलता है, जिसके ऊपर आज के वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड क्वेश्चन के साथ में जो टेस्ट होगी, टेस्ट में भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी इक्वेशन से रिलेटेड रहेंगे। अब होता क्या है, देखो आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। इस सेम हाइड्रोलिक लिफ्ट की केस है और हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, जो कार है जिसको अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्ट करने के लिए वहां पे हमें फोर्स रिक्वायर्ड है, दैट विल बी 2000 न्यूटन। देन जिस फ्लोर के ऊपर अपन कार को खड़े कर रहे हैं उसका एरिया आपको दिया है एज ए 4 मीटर का स्क्वायर। एंड ये जो A1 है जिसके ऊपर अपन फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं उसका एरिया आपको दिया है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना फोर्स अप्लाई करने से पूरी कार अपलिफ्ट हो जाएगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सेम वैल्यूज यहाँ पे पुट करके बोलो F1 कितना होगा। चलो कौन फर्स्ट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन क्वेश्चन सॉल्व करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलो चलो कमान फास्ट आंसर बोलो। ओरली बोलेंगे तो भी चलेगा, कमेंट सेक्शन में टाइप मत करो, इट विल कंज्यूम टाइम। माइक अनम्यूट करो और बोलो। नहीं आ रहा है शुभम? 2000 क्या 2000 तो फोर्स रिक्वायर्ड था हमें, ये रिक्वायर्ड फोर्स है, हमें कितना अप्लाई करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। जिनको आता है वो सॉल्व करो, बाकी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सेम वैल्यूज में इस इक्वेशन में पुट करके मुझे F1 अगर पुट करना है, सॉरी F1 कैलकुलेट करना है, वो एज इट इज रहेगा। A1 कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब सबको मालूम है कि सेंटीमीटर को अगर निकालना है तो वहां पे हमें 10 टू द पावर -2 लिखना पड़ता है। तो 1 सेंटीमीटर विल बी रिप्लेस्ड बाय 10 की पावर -2 मीटर। इसका मतलब अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा तो ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो A1 है वो बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू F2 कितना है 2000 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन A2 आपको दिया है 4 मीटर का स्क्वायर, यानी ये बना 4। तो अब यहाँ के 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो F1 कितना बनेगा 2 इंटू 10 की पावर 3
इंटू 10 की पावर -4, 10 बेस से में, यानी F1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी आपको सिर्फ 0.2 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है ना। मतलब ऐसे थोड़ा हाथ से भी प्रेस करेंगे, आपकी कार वहां पे अपलिफ्ट हो जाएगी। ये जादू है पास्कल्स लॉ। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? यस और नो? बहुत क्लियर? माइक अनम्यूट करके बोलो, क्लियर है? ते मीटर स्क्वेअर आहे Yes, sir. हाँ, ये मीटर स्क्वायर का है। A2 हाँ, A2 4 मीटर स्क्वायर दिया है, क्योंकि कार खड़ी करनी है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर पे तो नहीं होगी। हाँ ठीक है, तो इस तरह से मतलब एकदम मिनिमम नेग्लिजिबल फोर्स अप्लाई करके जितना रिक्वायर्ड फोर्स है हम वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये होता है पास्कल्स लॉ, जो प्रैक्टिकली बहुत सारे एप्लीकेशंस में एप्लीकेबल है। ठीक है ना, ये कार के वॉशिंग सेंटर का एग्जांपल मैंने बोल दिया। सेम पार्ट आप अगर देखेंगे इंडस्ट्री में जो फोर्जिंग होती है, फोर्ज करना मतलब क्या करना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई यूटेंसिल है ना, काटे जेवणाचं, उसमें क्या होता है कि एक एल्यूमिनियम की प्लेट बनाई जाती है, वो एक प्रेसिंग मशीन होती है, उस मशीन के नीचे रखा जाता है और जो स्ट्रक्चर हमें रिक्वायर्ड है ऊपर से एक वेट आता है और उसको प्रेस कर देता है। तो ये प्रेस करने के लिए अगर हाथ से प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होता, हमें मालूम है। तो प्रेसिंग के लिए जो लोड होता है वो 1000 टन 2000 टन इतने हाई लोड रिक्वायर्ड होते हैं इंडस्ट्री में। तो 2000 10,000 टन इतना वेट लाएंगे कहां से, है ना। इतना वेट अगर रखना है तो इंडस्ट्री की जगह भी बहुत लगेगी। तो हम ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, सिंपल एक स्टेप में पास्कल्स लॉ अप्लाई करते हैं, एंड पास्कल्स लॉ अप्लाई करने से हमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो मिलती है। क्लियर है फिर सबको पास्कल्स लॉ? हो सर। अच्छा, दिक्कत था। चलो क्लियर है क्या? फोर्स ऑफ वायोलेंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हो सर। ओके, क्लियर है सर। चलो, तो ये हो गया फोर्स ऑफ वायोलेंस या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम इससे रिलेटेड इक्विलिब्रियम देखेंगे। अब कंडीशन क्या होती है, देखो नॉर्मली आपको मालूम है कोई भी अगर स्टोन है उसको अगर हमने वाटर में ड्रॉप कर दिया तो क्या होता है स्टोन को? बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो। अगर कोई भी एक स्टोन है उसको अगर हमने धीरे वाटर में धीरे डाल से दिया, नीचे जाता है। हाँ वॉल्यूम वाढन सर वॉल्यूम मॉडल, स्टोन नीचे जाएगा ना वाटर में, सीप आपण करेगा बॉटम, डुबून जाईल, बुडून जाईल। वॉटर वरती येईल ना मग सर थोडं बर ठीक है, वॉटर वरती येईल, कशाला वॉटर वरती येईल? अगर मैंने उस वाटर में स्टोन की जगह पे वुड, लाकड़ा सा एक बॉक्स वुडन ब्लॉक डाल दिया तो क्या होगा? तरंगल सर तो वरती। वेरी गुड। तो ऐसे क्यों होता है, उसका रीजन ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे हमें मिलता है कि फर्स्ट कंडीशन है कि अगर बॉडी का वेट एंड फ्लूइड का वेट अगर इक्वल हो गया, कौन सा फ्लूइड, लेकिन पूरा फ्लूइड नहीं, या जो बॉडी की वजह से डिस्प्लेस होने वाला है उतना ही फ्लूइड। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, ये दोनों इक्वल कब रहेंगे? अगर दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो। क्लियर है ये? क्योंकि बाकी एरिया, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अगर वहां पे बॉडी का वेट एंड उसने जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया था उसका वेट या फिर वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड अगर है, ये कब पॉसिबल है? अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो क्या होगा उस केस में कि बॉडी क्या करेगी, बॉडी विल फ्लोट करेगी, मतलब विथ फुली सबमर्ज्ड, बॉडी विल फ्लोट विथ फुली सबमर्ज्ड। इसका मतलब क्या होगा, बॉडी फ्लोट करेगी मतलब बॉडी तरंग ना रहे, लेकिन कैसे? वो पूरी वाटर के अंदर रहेगी, ऊपर नहीं दिखेगी। ठीक है, मतलब इस तरह की कंडीशन क्रिएट हुई। ये फ्लूइड था तो ये बॉडी यहाँ पे क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, लेकिन बॉडी कहाँ पे? पूरी इनसाइड द फ्लूइड। क्लियर है सबको? अरे झोपता का लेक्चर मध्ये रिप्लाय करायचा ना, नाही तुम्ही माझं शिकू का मग? सर क्लियर। ओके, सेकंड केस में पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर बॉडी का वेट फ्लूइड के वेट से ज्यादा है, ये कब हो सकता है कि अगर बॉडी की डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगी, जैसे स्टोन की केस हमने बोली है, दगड़, तो उस केस में क्या होगा, उसको डाल दिया, वेट ज्यादा है तो क्या होगा, नेट
डाउनवर्ड एक्ट होने वाला वेट ये ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स ऑफ बायोंसी को एक्सीड करेगा, एंड ये वेट ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, बॉडी विल सिंक अप टू द बॉटम. बॉडी विल सिंक म्हणजे बॉडी डुबून जाईल, बुडून जाईल कुठपर्यंत, अप टू द बॉटम विथ एक्सेलरेशन. और उसको डूबते टाइम, नीचे जाते टाइम उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो टाइम्स ऑफ जी. इतने एक्सेलरेशन से बॉडी क्या करेगी, बॉटम तक सिंक करेगी. मतलब इस तरह का अगर हमने फ्लूइड लिया है तो यहाँ पे बॉडी को हमने छोड़ा था तो ये बॉडी क्या करेगी, डायरेक्ट बॉटम पे जाके रुक जाएगी. ठीक है, जैसे केस होती है स्टोन की. सिर्फ स्टोन में नहीं होगा, हर बार जहाँ पे बॉडी की डेंसिटी लिक्विड के फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगा तब यही केस होगा. एंड बॉडी जब नीचे जा रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा. कितना होगा, 1 माइनस सिग्मा बाय रो टाइम्स ऑफ जी. क्लियर है? एंड यहाँ पे और एक केस होगी जिसमें क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉइंट, कि अगर बॉडी का वेट कम है, लिक्विड जो फ्लूइड है डिस्प्लेस हुआ था उसके वेट से. ये कब होगा, अगर बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी, जैसे कि वुड की केस में होता है. तो यहाँ पे क्या करेगी, बॉडी विल फ्लोट partially submerged with partially submerged. मतलब ये लिक्विड का कंटेनर आ गया तो ये फ्लूइड है, तो बॉडी क्या करेगी, पार्शियली मतलब एकदम थोड़ा पार्ट लिक्विड के कांटेक्ट में होगा, एंड इस तरह से बॉडी यहाँ पे क्या करने वाली है, फ्लोट करने वाली है. ठीक है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम फ्लोटिंग की, यानी इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम. कौन सा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की ये केसेस प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, चलो है क्लियर पे यहाँ तक पूरा पार्ट? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बॉडी को पार्शियली, फुली एंड सिंक केस में कैसे होती है ये सारी बातें डिस्कस की. एंड ये तीनों पॉइंट को बोला जाता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. अब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होने के बाद सेम इक्विलिब्रियम हम देखेंगे जिसको बोला जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है. देखो कि कोई भी एक लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, इस कंटेनर में हमने इसको प्लेस किया, तो इस कंटेनर में हमने क्या किया था, एक कोई भी एक बॉडी है जिसको ऐसे वर्टिकली प्लेस किया था. तो वर्टिकली प्लेस करने के बाद क्या था कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था C, एंड जिस पॉइंट में से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से क्या है कि वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है, एंड यहीं पे और एक पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं बी मतलब क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी, जिसमें से फोर्स ऑफ बायोंसी एक्ट होता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. ये नॉर्मल केस थी, मतलब बॉडी को हमने ऐसे वर्टिकली रख दिया और वो वर्टिकली रहेगी. लेकिन अगर हम सेम केस में बॉडी को अगर थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ठीक है, सेम फ्लूइड है, सेम बॉडी है, लेकिन जो इनिशियल ऐसे बॉडी थी, अब हमने क्या किया, ये बॉडी को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके रख दिया. तो बॉडी के टिल्ट करके रखने से क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ बायोंसी था एंड ये अभी ये बॉडी की जो लाइन है, ये दोनों पॉइंट, देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि पहले फोर्स ऑफ बायोंसी जिस पॉइंट में से एक्ट होती थी वही की स्ट्रेट लाइन, एंड अब बॉडी की जो इंक्लिनेशन है उसकी स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है एम. और ये एम का मतलब होता है मेटा सेंटर. मेटा सेंटर मतलब क्या है, सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. किसका, जो पहले फोर्स ऑफ बायोंसी की लाइन थी उसका, एंड अभी जो बॉडी को इंक्लाइन करके बॉडी जिस लाइन में खड़ी है उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना मेटा सेंटर. तो होता क्या है, देखो कभी कभी ये केस फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो मेटा सेंटर है उससे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे आता है. अब नीचे आने के बाद क्या होगा, देखो कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ये बॉडी को डाउनवर्ड खींचेगा. ये मेटा सेंटर मतलब यहाँ से बायोंसी एक्ट हो रहा था, मतलब ये बॉडी को ऊपर लेके जाएगा. तो कंडीशन क्या है कि बॉडी को हमने टिल्ट करके रखा था, और अगर उसको छोड़ देंगे तो एक नीचे एंड एक ऊपर दोनों मिला के बॉडी के ऊपर कपल एक्ट करेंगे एंड बॉडी को अपने पोजीशन के ऊपर लेके आएंगे. मतलब बॉडी विल टेंड्स टू गो टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन.
ये टॉर्क एक्ट होने से, कपल एक्ट होने से बॉडी क्या करेगी, खुद के ओरिजिनल पोजीशन पे जाने का ट्राई करेगी, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि सपोज सेम केस है और उसमें हमने क्या किया कि ये फ्लूइड फील करके रखा है और बॉडी को हमने ऐसे टिल्ट किया, और टिल्ट करने के बाद यहाँ पे जो पहले वर्टिकल लाइन थी, ठीक है, ये यहाँ पे है, इसको बोल रहे हैं हम एज ए मेटा सेंटर, एंड यहाँ पे जो है मेटा सेंटर के ऊपर बॉडी का सी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो गया। यानी कि कंडीशन क्या होगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से बॉडी का वेट नीचे एक्ट होगा, मेटा सेंटर में से बॉडी का फोर्स ऑफ बायोन्सी ऊपर एक्ट होगा। तो आपको समझ आए होगा कि आप बॉडी के साथ क्या होने वाला है, एक फोर्स से नीचे एक्ट हो रहा है, दूसरा ऊपर एक्ट हो रहा है, ये बॉडी को क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। मतलब बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कभी नहीं जा सकती है, ये आडवी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो ये बनता है बॉडी का रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सारी थियोरेटिकल कांसेप्ट्स है रिलेटेड टू आर्किमिडीज, ठीक है। तो आर्किमिडीज के साथ में फ्लूइड का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कशन बचा है ओनली रिलेटेड टू डायनामिक्स का पार्ट, फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट, जिसमें हमें बर्नौलीज एक्सप्रेशन, देन वेंचुरीमीटर, देन टॉरिस-ओलिस लॉ ये पढ़ना है, बट दैट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। सेम पार्ट आज इसके ऊपर वर्कशीट आएगी, इवनिंग तक उसको कंप्लीट करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।